बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों की फाइल खोल दी है, जिसके बाद टीएमसी के नेता बेचैन नजर आ रहे हैं। टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने भी अब पलटी मार ली है। नतीजों से पहले वो बीजेपी को लेकर काफी आक्रामक थी, लेकिन अब उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। वहीं ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी सबके खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं अब टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। टीएमसी के नेताओं पर लगातार कार्रवाई, गिरफ्तारियां और इस्तीफों से पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है। काकोली घोष और कल्याण बनर्जी विवाद के बीच कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि कई टीएमसी सांसद और विधायक उनके संपर्क में है। इसी के बीच पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी पहचान करो, रिकॉर्ड हटाओ और वापस भेजो नीति लागू करने की शुरुआत कर दी है। इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले के बिथारी हकीमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ देखने को मिली, जो भारत छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना लेकर आई थी, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 1500 से 1700 रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब बंगाल में मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। सीएम शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि इससे गैर भारतीय और उन लोगों को फायदा दिया जा रहा था जिसके नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। सरकार को 30 लाख अयोग्य लाभार्थी मिले हैं। दरअसल सरकार बनने के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इसमें सरकार ने साफ किया था कि जो महिलाएं फिलहाल ममता सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही है, उन्हें भी अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। लेकिन अब सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि जब अन्नपूर्णा योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च किए गए, उसी समय सरकार को शिकायतें मिली कि लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों में अयोग्य महिलाओं के नाम शामिल हैं। शिकायतें मिली कि लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ गैर हाजिर, बंगाल से बाहर जा चुके, मृत महिलाएं, डुप्लीकेट वोटर, गैर भारतीय महिलाएं ले रही थी, जिनमें से अधिकतर के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे और इन्होंने ट्रिब्यूनल या सीएए के तहत नाम वापसी की अपील भी नहीं की थी। सीएम शुवेंदु ने बताया कि इन अयोग्य लाभार्थियों का आंकड़ा करीब 30 लाख हो सकता है, जो भरे हुए फॉर्म वापस आने के बाद साफ हो जाएगा। सीएम शुवेंदु ने कहा कि यह फर्जीवाड़ा इसलिए हुआ क्योंकि योजना के एप्लीकेंट को वेरीफाई नहीं किया गया। तो देखा आपने कैसे ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों पर मेहरबान थी, उन्हें अपना वोट बैंक समझ रही थी। लेकिन अब सीएम शुवेंदु अधिकारी घुसपैठियों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं और उन्होंने घुसपैठियों की हुक्का पानी बंद कर दी है। यही वजह है कि घुसपैठिए खुद ही डर कर भाग रहे हैं। वही सीएम शुवेंदु के इस कदम से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग घुसपैठियों को बाहर करने के पक्ष में हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेताओं की बढ़ गई है चिंता और कैसे अभिषेक बनर्जी मुश्किल में फंस गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, कोलकाता की प्रसिद्ध और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेड रोड की कहानी पिछले कुछ सालों में पूरी तरह बदल गई है। साल 2011 से 2025 तक ममता बनर्जी के शासनकाल में इस सड़क का नजारा कुछ अलग ही होता था। मुस्लिम वोट बैंक को साधने और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुख्य वीआईपी कॉरिडोर को ईद की नमाज के लिए घंटों तक पूरी तरह बंद कर दिया जाता था। खुद ममता बनर्जी हर साल इस मंच पर मौजूद रहती थी, जिसके कारण एम्बुलेंस से लेकर दमकल विभाग जैसी आपातकालीन सेवाएं और दफ्तर जाने वाले आम लोग भीषण ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे। ब्रिटिश काल की यह ऐतिहासिक सड़क, जो कभी द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के काम आती थी, उसे प्रशासनिक नियमों को ताक पर रखकर एक तरह से बंधक बना दिया जाता था और शहरी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती थी। लेकिन अब साल 2026 में राज्य की सत्ता बदलते ही एक नई तस्वीर सामने आई है। 1978 के बाद और 107 साल बाद रेड रोड पर नमाज अदा नहीं हुई। शुवेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार ने कानून और नागरिकों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। शुवेंदु सरकार ने एक बड़ा और व्यावहारिक फैसला लेते हुए ईद की मुख्य नमाज को रेड रोड से हटाकर पास के खुले ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया, जिससे सालों बाद इस पर्व पर रेड रोड पूरी तरह खाली और चालू रही। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि बंगाल ने अपनी आत्मा को फिर से पा लिया है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी दा ने इस्कॉन मंदिर, मायापुर नदिया में आरती और गौ पूजा की। आज बंगाल में सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ी गई।
तुष्टीकरण अब इतिहास बन चुका है। वहीं बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद वहां के लोग अब टीएमसी नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में एक पुलिस थाने के बाहर गुरुवार को टीएमसी नेता सौगत रॉय को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें चोर चोर कहकर पुकारा और उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। दर्शकों, बंगाल में टीएमसी का हाल काफी बुरा है। शुवेंदु राज में बंगाल में पुलिस से लेकर हुकूमत तक और नेता से लेकर सियासत तक सब एक्शन में नजर आ रहे हैं। इससे टीएमसी की टेंशन बढ़ती दिख रही है। कारण यह है कि एक तरफ पूरे बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कानून का डंडा चलना शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और जो अब तक नहीं गए हैं उनके बीच अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी थी। वहीं अब काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि टीएमसी के ही लोकसभा के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। ऐसे में कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सबसे बड़ी चिंता अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी, जो पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को धमकी दे रहे थे, वो अब कुछ बोल नहीं पा रहे। सत्ता के नशे में चूर होकर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को धमकी तो दे दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि चुनाव हार गए तो क्या होगा। जो पुलिस अभिषेक बनर्जी को सलाम ठोकती थी, वही पुलिस आज अभिषेक बनर्जी की अच्छे से खबर ले रही है। बनर्जी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है जिससे टीएमसी में खलबली मच गई है। अभिषेक बनर्जी के अलावा ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो वहीं टीएमसी सांसद सायोनी घोष के खिलाफ भी हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप दर्शक भी अगर मानते हैं कि सायोनी घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। टीएमसी के नेताओं के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है और भारी मात्रा में नकदी बरामद कर रही है। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू विरोधी बयानबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित गुजरातियों के लिए अपशब्द कहे जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने गुजराती समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर गैंग शब्द का प्रयोग किया था। वहीं टीएमसी की हार ने पार्टी के खिलाफ आलोचना की एक लहर पैदा कर दी है, जिसमें से ज्यादातर आलोचना पार्टी के अपने ही नेताओं की तरफ से आई है। इस बार पार्थ चैटर्जी, जो एक पूर्व मंत्री हैं और वो टीएमसी के संकट मोचक और कभी ममता बनर्जी के वफादार थे, लेकिन अब उन्होंने प्रमुख पार्टी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कड़ी आलोचना की। अब पार्थ चैटर्जी ने एनडीटीवी को दिए गए खास इंटरव्यू में बताया कि ममता बनर्जी के सारे भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर दिया गया और इस नतीजे के लिए ममता और अभिषेक बनर्जी दोनों ही जिम्मेदार हैं। पार्थ ने आगे कहा कि पार्टी आम लोगों से कट गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में बहुरिया नगर पालिका अध्यक्ष और टीएमसी दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद उनके जूट के खेत से नकदी और सोना बरामद किया गया। भदुरिया के मेयर को हाल ही में एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। उस समय पुलिस ने करीब 80 लाख रुपए बरामद किए थे। वहीं अब उनके खेत से नकदी और सोने के आभूषणों से भरी बोरियां बरामद की गई हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने भदुरिया नगरपालिका के चेयरपर्सन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जूट के खेत से कुल 2 करोड़ 24 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने कथित तौर पर पुलिस को खेत से छिपाए गए पैसों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। वहीं टीएमसी नेता अजीत शाह और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छापेमारी में घर से 27 लाख नकद, 626 राउंड गोला बारूद, हथियार और विदेशी शराब की 52 बोतलें बरामद हुई। अजीत शाह को पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है। इस कार्रवाई के बाद हावड़ा माचलंदापुर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं दोनों आरोपियों को 12/7 अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से फरार चल रहे टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया। वो पुरी के होटल ब्लू लिली के कमरा नंबर 2132 में छिपे हुए थे। दिलीप मंडल दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर से विधायक हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस ने गैर जमानती धाराओं से केस दर्ज किया। पुलिस ने 14 मई को उनके घर पर छापा मारा, लेकिन वो फरार हो गए थे। इससे पहले 17 मई को पुलिस ने विधायक के बेटे अर्घ मंडल को भी हथियारों के साथ बकखाली
इलाके से गिरफ्तार किया था। दर्शकों, बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे सायोनी घोष चिंतित नजर आ रही हैं। तभी तो हिंदुत्व का अपमान करने वाली सायोनी अब बदली बदली सी लग रही हैं। अब लगातार वो अपने आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सफाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि उस वक्त वो 22 साल की लड़की थी और उन्हें ट्विटर चलाने नहीं आता था। किसी और ने उनके अकाउंट से शिवलिंग को लेकर वो आपत्तिजनक कार्टून शेयर किया था। सायोनी घोष ने यह भी कहा है कि वो इसके लिए माफी भी मांग चुकी हैं, लेकिन अब बंगाल में अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता, महुआ, सायोनी सबके खिलाफ जांच की आंच पहुंच गई है। दर्शकों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सीएम पद को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच तनातनी जारी थी। डीके शिवकुमार सीएम बनने के लिए लगातार फील्डिंग लगा रहे थे, लेकिन सिद्धरामैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब लंबे समय से जारी सीएम पद को लेकर उठापटक के बाद इस मुद्दे पर विराम लग गया है। मगर क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्योंकि इस्तीफा देकर सिद्धरामैया ने जो बयान दिया है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं और कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल कर्नाटक में चल रही लीडरशिप की खींचतान में एक नया मोड़ आया है। बुधवार देर रात कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत मुंबई के लिए रवाना हो गए। ये ऐसा समय था जब राज्य में लीडरशिप में संभावित बदलाव को लेकर अटकलें तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धरामैया को इस्तीफा देना था और डीके शिवकुमार को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करना था। राजभवन से मीटिंग का समय भी मांगा गया था। इसी बीच रात को ही राज्यपाल के कर्नाटक से निकल जाने पर तमाम अटकलें तेज हो गई। कुछ लोग इसे बीजेपी का खेला बता रहे हैं। वहीं इस्तीफा देने के बाद सिद्धरामैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी मैं राज्यपाल भवन गया था, मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल अभी शहर में नहीं है, हमें बताया गया कि वो बेंगलुरु में नहीं है, इसलिए मेरा इस्तीफा उनके सचिव को हैंडओवर कर दिया गया है। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि जब भी मुझे हाईकमान इस्तीफा देने के लिए कहेंगे तो मैं उनकी बात मानूंगा। कल हाईकमान ने मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा था, इसलिए मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि जब भी मुझे हाईकमान इस्तीफा देने के लिए कहेंगे तो मैं उनकी बात मानूंगा। सिद्धरामैया ने आगे कहा कि राज्यपाल जब बेंगलुरु लौटेंगे तो मेरा इस्तीफा मंजूर करेंगे। हमारी पार्टी के 135 विधायक हैं, इसके साथ 2 अन्य विधायकों ने हमें समर्थन दिया है। ऐसे में हमारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। वहीं इस्तीफा देते हुए सिद्धरामैया भावुक हो गए। दर्शकों, जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद सिद्धरामैया ने खुलासा किया कि आलाकमान के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आलाकमान रिमोट कंट्रोल से कर्नाटक की सरकार को चलाना चाहती है। खबर के मुताबिक दिल्ली में चली कई दौर की बैठकों के बाद राहुल गांधी ने सिद्धरामैया पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बनाया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने पर सहमति जताई। वहीं इस्तीफा देने से पहले सिद्धरामैया ने कर्नाटक कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मीटिंग में कहा कि राहुल गांधी जो कहेंगे मैं वही करूंगा। सिद्धरामैया के इस खुलासे के बाद आलाकमान के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा है कि विडंबना ये है कि जो लोग कर्नाटक में वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं, वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि राहुल बाबा ने कांग्रेस के वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया है। ये कौन सा डिवाइस है जो कर्नाटक में तो काम कर रहा है मगर दिल्ली में नहीं। 99 हारे। वहीं एक और पोस्ट में पूनावाला ने राहुल गांधी द्वारा ओबीसी का मुद्दा उठाने पर यह कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ओबीसी और जाति जंग ना पर बहुत ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अब ओबीसी सीएम, जितनी आबादी उतना हक, वीडी सतीशन, सुक्खू रेवंत रेड्डी और डीकेएस अगर वो सिद्धरामैया की जगह लेते हैं, हाथी के दांत राहुल बाबा के सिद्धांत खाने के अलग, दिखने के अलग, पाखंडी। राजधानी दिल्ली के 113 साल पुराने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून 2026 तक अपनी जगह खाली करने को कहा गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी इस बेदखली नोटिस में 27 एकड़ में फैले इस क्लब को अपने कब्जे में लेने की वजह राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और आवश्यक जनहित माना गया है। ये क्लब 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से बिल्कुल करीब है। अपने सजे सवरे लॉन, 2 दर्जन टेनिस कोर्ट, एक स्विमिंग पूल, लकड़ी के फर्श वाले बॉल रूम और कई बार के साथ ये क्लब दिल्ली के एलीट क्लास की मनपसंद जगह है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं के विरोधाभासी बयानों से राहुल गांधी के इस क्लब के सदस्य होने पर सवाल खड़े हो गए। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने के आदेश पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के अलग अलग बयान आए हैं। राशिद अल्वी ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली जिमखाना क्लब की जगह इसीलिए खाली कराना चाहती है क्योंकि राहुल गांधी इस क्लब के सदस्य हैं। वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद ने कहा है कि सब तो बस एलीट क्लास के लोगों के चोचले।
ऐसे में राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बयानों ने पार्टी को ही असमंजस में डाल दिया। क्लब के खाली करने का आदेश जारी होने के बाद से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये लोग तो एलीट क्लास के हैं। इमरान मसूद ने आगे कहा कि गरीब लोगों की बात करिए मुझसे, ये लोग एलीट क्लास के लोग हैं। क्या हो रहा है जिम खाने में? क्या है जिम खाना भाई? ये एलीट क्लास के चोचले हैं, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर? वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार के दिल्ली जिमखाना क्लब की जगह खाली करने के आदेश पर आरोप लगाया था कि यह कदम इसीलिए उठाया गया है क्योंकि राहुल गांधी इस क्लब के सदस्य हैं। वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद दिल्ली जिमखाना क्लब की अहमियत से कतई स्वीकार नहीं करते हुए कह रहे हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये सब एलीट क्लास के लोगों के चोचले हैं। ऐसे में इमरान मसूद की बात मानी जाए तो राहुल गांधी ऐसे एलीट क्लब का हिस्सा हैं जो जिमखाना क्लब जैसे चोचले अपनाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने यह खुलासा कर राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया है कि राहुल गांधी भी अमीरों वाले चोचले अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें